आप बताइए कि आपने सहायक आचार्य की परीक्षा पास की है, जी तो मैम। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी क्या रूपरेखा रही थी? जी मैम। मैम रूपरेखा सबसे पहले तो मैंने एक अ, स समय सारणी बनाई जिसके तहत मैंने सभी चीज़ों को शामिल किया। जैसे कि सुबह के समय मुझे क्या पढ़ना है, शाम के समय क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हर सिलेबस को देखा जो पाठ्यक्रम में है और उसके हिसाब से मैंने अपनी रणनीति बना के पढ़ाई की। अब आप साक्षात्कार देने के लिए आए हैं, तो क्या आप आशान्वित हैं अपने चयन को लेकर? जी मैम, बिल्कुल। क्या कारण है इसके? क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैम, कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ये पूरी जैसे कि मतलब अपने आप से पूरा ये विश्वास है कि मेरा चयन होगा, क्योंकि मैं अपना 100% दूँगी, तो निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी। जी। आप बताइए मैम, रेखा चित्र को आप परिभाषित कीजिए, आपका पहला प्रश्न है। जी मैम। मैम, रेखाचित्र जो रेखाओं के माध्यम से किसी काल्पनिक या फिर काल्पनिक चित्र उकेरा जाता है, उसे साहित्य में रेखाचित्र विधा कहते हैं। रेखाचित्र विधा में महादेव वर्मा ने काफ़ी कुछ लिखा है और जी मैम, इससे आगे तो नहीं याद कर पा रहे हैं। जी, कोई बात नहीं। कोई 2 या 3 रेखा चित्रों के आप नाम बता दीजिए। जी मैम। मैम, रेखाचित्र में जैसे बोलती प्रतिमाएँ, शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव आदि। जी, बहुत बढ़िया। संस्मरण क्या है? परिभाषित कीजिए। जी मैम। मैम, संस्मरण जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जो उसका गुरु भी हो सकता है, स्नेही मित्र भी हो सकता है, उसके जीवन पे लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। जैसे कि अभी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखा है, हजारी वो व्योमकेश दरवेश, एक संस्मरणात्मक जीवनी। जी मैम। जी, इस जीवनी को कौन-सा पुरस्कार मिला था? अ, मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, व्यास सम्मान। जी। रेखाचित्र व संस्मरण में क्या अंतर है? मैम, रेखाचित्र में अगर एक सबसे बड़ा अंतर मैं देख पा रही हूँ, ये तो रेखाचित्र काल्पनिक भी हो सकता है और वो मतलब काल्पनिक भी हो सकता है, वो सही घटना पे भी आधारित हो सकता है। लेकिन संस्मरण में मैम जहाँ तक होता है वो एक सच्ची घटना पे और एक सच्चे व्यक्ति पर आधारित होता है, उसके बारे में जो लिखा जाता है वो संस्मरण होता है। जी मैम। एक अच्छे संस्मरण व रेखाचित्र की क्या विशेषताएँ हो सकती है? मैम, अगर देखा जाए तो संस्मरण में तटस्थता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए और रेखाचित्र में ये दोनों तथ्य ज़रूरी नहीं है कि हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क रेखाचित्र में नहीं पड़ने वाला है मैम। बढ़िया। आधुनिक काल की समय सीमा क्या रही है मैम, या क्या आधुनिक है? काल जी मैम, आधुनिक काल की समय सीमा अगर देखा जाए तो मैम 1900 सॉरी 1857 से मैम 57 से और अब तक की मानी जाती है। भारतेंदु युग के उदय के कारण बताइए। जी मैम। मैम, रीतिकाल भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग भारतेंदु युग चला उसके पहले मैम रीतिकाल था। रीतिकाल में मैम सामंतों का अतिशय मतलब उनकी वीरता का, उनके श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन हो रहा था। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सामंतों को उससे या फिर कवियों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। वे बस उनके आमोद-प्रमोद का पूरा ध्यान देते थे, उसी हिसाब से रचनाएँ करते थे और जबकि देश में इतनी अराजकता फैली हुई थी जिसका ध्यान नहीं दिया जा रहा था रीतिकाल के कवियों के द्वारा। भारतेंदु युग में क्या हुआ मैम कि उस व्यवस्था को तोड़ के आगे जो मतलब जो तत्कालीन समाज में कुरीतियाँ थी, जो बाह्य मतलब आक्रमण हो रहे थे और इन सब चीज़ों को देखकर जो लिखा गया और राष्ट्रीयता को शामिल किया गया, देशभक्ति को शामिल किया गया, उसको लिखा गया। उस हिसाब से जो कविताएँ या रचनाएँ हुई मैम
ये भारतेंदु द्विवेदी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का विशेष कारण रहा मैम। एक तरह से मैम कि उसमें जो इतनी ज़्यादा दुराचार फैले हुए थे, उसे तोड़ने के लिए जो युग आया, मतलब जो नया युग आया, वो भारतेंदु युग के उदय का कारण जी, बना। जी मैम। जी, आप बताइए जी भारतेंदु मैम। काल की जो काव्य विशेषताएँ थी या जो काव्यगत प्रवृत्तियाँ थी, वो क्या रीति काल से पूर्णतः मुक्त हो गई थी या नहीं नहीं? मैम, पूर्णतः तो मुक्त नहीं मानेंगे, क्योंकि मैम उस समय भी ब्रज भाषा काव्य में उपयोग होता था। और देखा जाए तो मैम राधा कृष्ण का वहाँ भी रीतिकाल में भी वर्णन हो रहा था, यहाँ भारतेंदु भी के युग में भी हो रहा था। तो पूरी तरह तो मुक्त नहीं था, लेकिन हाँ मैम उससे कहीं आगे तो था। मतलब पूरी तरह नहीं कह सकते, कुछ अंश कुछ लक्षण तो उसमें जरूर थे मैम। जी, भारतेंदु काल के किन्हीं 5 निबंधकारों के आप नाम बताइए? जी मैम। मैम सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम गहन। सॉरी मैम, याद नहीं हो पा रहा है, जी, क्षमा चाहते जी, हैं। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आप आधुनिक काल से कोई भी कविता या 2 पंक्तियाँ आप सुना दीजिए। जी मैम। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती क्यों शून्य क्षितिज से यह लौट प्रतिध्वनि मेरी, इटलाती बल खाती सी पगली सी देती फेरी। जी मैम। बहुत बढ़िया मैम, मेरी तरफ से आपके प्रश्न समाप्त हुए। अब मैं जी मैम, धन्यवाद। अग्रिम सदस्य से अनुरोध करूँगी कि वो प्रक्रिया को जारी रखें। जयशंकर जी। रवि जी। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, मुझे लेना है क्या? हाँ जयशंकर जी, अभी आवाज नहीं जा रही इनको, तो आप पूछ लीजिए सर, 2-3 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम। तो आज मैडम क्या तैयार करके आए हैं आप? क्या पूछा जाए आपसे? सर, अब हिंदी साहित्य या उसके किसी विशेष काल को तैयार करना तो सर उसी प्रकार है कि समुद्र से समुद्र को एक साथ पी जाना। तो सर पूर्णतः कोई तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भक्ति काल को पढ़ा है सर। भक्ति काल को पढ़ा है। जी चलो सर। भक्ति काल के कोई बिंदु पे आप बोर्ड पे पढ़ाइए आप। जी सर। सर बिंदु नहीं, मैं कबीरदास का एक दोहा या एक पद पढ़ाने की हाँ इच्छुक हूँ जो सर, पढ़ा दूँ? हाँ हाँ, स्वेच्छा जी से कुछ भी पढ़ाइए, आपका कोई कोई भी टॉपिक। सर। कबीर ठीक है सर। सर सर मतलब पढ़ाने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं ऐसे ही संबोधित करके पढ़ाती हूँ। सर आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो है कबीर का पद। काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वासा, जल में नलिनी तोर निवासा, न तल तपत न ऊपर आगा, तोर हेतु कुछ कासन लागा, कहे कबीर जे उदक समाना, ते नहीं मुए हमारी जाना। इस पंक्ति में कबीरदास क्या कहते हैं, आज मैं वो आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कबीर यहाँ कहते हैं, कबीर यहाँ पे इसका दो अर्थ निकलेगा। पहले मैं आपको सामान्य अर्थ बताती हूँ। इसका सामान्य अर्थ, नलनी को संबोधित करके कबीरदास जी कहते कि हे नलनी, तू क्यों कुम्हला रही है, तेरा मुख जो इतना सुंदर है वो क्यों धूमिल हो रहा है, जबकि तू जल में है, जल में उत्पत्ति, जल में ही जन्म ले रहे, जल में ही तेरा वास है, जल में उत्पत्ति जल में चलो वासा। ठीक 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 है मिश्रा जी। जी आप सर। ये बताइए जी सर। कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में जो प्रगतिशील जो दृष्टिकोण की रचना है, वो जी सर। हमें कबीर में देखने को मिलती है, उनके पद्यों में देखने को मिलती है। जी तो सर। ऐसा आक्रोश उनमें ही क्यों बरपा?
सर देखिए किसी भी विधा या किसी भी प्रगतिवाद हो कुछ भी हो सर वो सोच पे निर्भर करता है। जो उसे पहले समझ लेता है या उसे पहले लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसका हमें प्रतिकार करना चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए और इसके लिए हमें कोई न कोई तो उसके लिए उठ खड़ा होगा ही। तो हमें लगता है कबीर को पहले ये चीज़ आभास हुई और उन्होंने इसके प्रति एक इसीलिए तो उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, उन्होंने पहले आवाज़ उठाई, मुझे जहाँ तक सर लगता है। अच्छा, अच्छा। तो जी सर। सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में कोई 2 अंतर बताइए? जी सर। सर सूफ़ी काव्य धारा में जहाँ आत्मा को परमात्मा को पत्नी माना जाता था और आत्मा को पुरुष माना जाता था। वहीं संत काव्य धारा में इसका जस्ट मतलब उल्टा होता था। वहाँ पर आत्मा को पति माना जाता था और परमात्मा को पति माना जाता था और आत्मा को स्त्री माना जाता था। सर दूसरा है सर रहस्यवाद में भी आता है कि उसमें भावनात्मक सूफ़ी में भावनात्मक रहस्यवाद है, प्रेम की प्रधानता है और सर संत साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद है और यहाँ पर योग की प्रधानता है। जी अच्छा, सर। अच्छा। तो ये सूफियों में मसनवी शैली क्या है? जी सर मसनवी शैली सर एक विशेष प्रकार की फ़ारसी शैली होती है, जिसमें सर कुछ 4-5 बिंदु होते हैं, उस हिसाब से लिखा जाता है। जैसे कि सर पहले साहे वक़्त की प्रशंसा होती है, तत्कालीन शहंशाह की भी मतलब साहे वक़्त की स्तुति होती है, तत्कालीन जो शहंशाह होते हैं उसकी उसकी प्रशंसा की जाती है, पैगंबर के सर शायद 5 या कितने मित्रों की प्रशंसा की जाती है। और सर इसी शैली में फिर सर लिखा जाता है, पूर्णतः तो नहीं याद आ रहा लेकिन सर जितना याद आ रहा है इतना ही मुझे आ रहा है। अच्छा, अच्छा। जी सर। तो जायसी का ये नागमती विरह है, ये पढ़ा है क्या जी आपने? सर। जी सर, अभी तो नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, नहीं पढ़ा है। तो जी सर। सूफी काव्य धारा के कोई 3 जो है रचनाएँ वो बताइए आप? सर चंदायन और पद्मावती और सर हंसावली। जी सर। हुँ, हुँ। अच्छा। तो तुलसी का हिंदी साहित्य को अवदान बताइए, कि क्या भूमिका जी। रही तुलसीदास जी की? जी सर। सर हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो तुलसीदास का योगदान बहुत ही बड़ा है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने 12 रचनाएँ जो उन्होंने की वो भाषा के अगर तरीके से देखा जाए तो भी ब्रज में भी लिखा, अवधी में भी लिखा, काव्य के शैली के लिखा मतलब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने प्रबंध भी लिखा, मुक्तक भी लिखा। छंद से देखा जाए तो उन्होंने दोहा में भी लिखा, चौपाई में भी लिखा, जी। सोहर में आस लिखा। आशा जी, जी सर। तो तुलसीदास जी ने जायसी का कोई अनुकरण किया है? जी सर जहाँ तक देखा जाए तो सर रामचरितमानस की जो उन्होंने शैली ली है लिखने की, चौपाई, दोहा की, वो सर जैसी की ही पद्मावत की शैली से मिलती-जुलती है या वही शैली है सर। अच्छा, तो और सर भाषा तुलसीदास में भी देखा जी सर। तुलसीदास जी का कोई पद सुनाइए कोई रचनाओं सर का कोई? जी सर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम पटपीत मनहु तड़ित सुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है मिश्रा जी, समय जी सीमा सर। को देखते हुए आपका साक्षात्कार संपन्न है। धन्यवाद सर। वेलकम। हाँ, स्वामी जी। हेलो हाँ, सर। हाँ, अन्य जो प्रतिभागी सर मेरा था आज ममता पांडे। सर मेरा